बीजेपी ने पहले कहा था कि ईवीएम खराब है, ईवीएम से इलेक्शन नहीं हो सकते हैं, वो सब अब वो भूल गई है। तो उसको मैंने याद दिलाने की कोशिश की है और वही इस किताब में है कि बीजेपी ही पहले इसके अगेंस्ट में थी, अब वही उसको बुरी तरह डिफेंड कर। राहुल गांधी का एलिगेशन बहुत क्लियर है। ईवीएम में भी मैंने किताब में यही प्रूव करने की कोशिश की है कि भले पार्टी कहती है कि मिसयूज नहीं होता है, लेकिन हो सकता है टेक्निकली जब फीजिबल है। और इसका डिफेंस यही है कि वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स के कंट्रोल में होता है, उनकी निगरानी में होता है, इसलिए उसको आप मिसयूज नहीं कर सकते। पहले ही जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया गया वो अपने रूल से हट के किया गया। अगर प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेगा तो कैसे प्राइम मिनिस्टर को वो कुछ इंस्ट्रक्ट करेंगे? जो जिसकी नौकरी करता है टेक्निकली यही है, प्राइम मिनिस्टर ही हेड ऑफ द स्टेट है और उन्हीं ने अपॉइंट किया है, तो वो फ्री एंड फेयर काम कर सकते हैं, ये हम क्यों माने? ये बिल्कुल बचकाना मामला है कि हम वहां नहीं जीते वहां नहीं जीते। अरे आप इलेक्शन में गड़बड़ करके एक कंस्टिट्यूएंसी जीत गए, वही बहुत है। आप कह रहे हो कि हम अगर गड़बड़ करेंगे तो 400 में कर लेंगे। अभी आप उतने बड़े चोर नहीं हो। वोटर लिस्ट के मामले में ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी उस पर साइन करके दें कि वो जो वो एलेज कर रहे हैं वो ठीक है। आप कह दो ना, आप डिक्लेयर कर दो ना कि हमने ठीक कर लिया, राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। तो आप वो भी नहीं बोल रहे हो। जो इलेक्शन कमीशन ने चैलेंज किया और जिसके आधार पे ये कहा जाता है कि कोई हैक करने के लिए सामने नहीं आया, उसकी जो रिपोर्ट थी वो अब इंटरनेट पे नहीं है। अच्छा। और उसका जिक्र मेरे किताब में है, क्योंकि मैंने उसको ट्रांसलेट किया था तो मेरे पास ट्रांसलेटेड वर्जन था, वो उसमें है, लिखा हुआ है कि अब इंटरनेट पे नहीं है और किसकी रिपोर्ट है वगैरह वगैरह, उसका डिटेल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका बोलती किताबों के एक और जबरदस्त एपिसोड में। क्या ईवीएम सिर्फ एक मशीन है या हमारे लोकतंत्र के भविष्य को तय करने वाला एक उपकरण? इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही सेंसिटिव बट जरूरी टॉपिक पर, भारत की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम पर। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और लेखक संजय कुमार सिंह जी, जिनकी किताब ईवीएम वॉशिंग मशीन में धुली ने इस पूरी डिबेट को एक नया नजरिया दिया है। उन्होंने बताया कि कैसे एक वक्त था जब बीजेपी खुद ईवीएम पर सवाल उठा रही थी, लेकिन आज वही पार्टी इसकी सबसे बड़ी रक्षक बन चुकी है। इस बातचीत में हम जानेंगे ईवीएम के इतिहास से लेकर चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवालों तक का पूरा सिलसिला। यह वीडियो सिर्फ एक किताब की समीक्षा नहीं है, बल्कि एक सीधा सवाल है, क्या हम जो वोट देते हैं वो वैसे ही काउंट होता है जैसे होना चाहिए? अगर आपके मन में भी ये सवाल है कि क्या ईवीएम सुरक्षित है, क्या चुनाव आयोग स्वतंत्र है और क्या सच में हम लोकतंत्र में जी रहे हैं, तो ये पॉडकास्ट आप ही के लिए है। इससे पहले वीडियो शुरू करें, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही दिलचस्प कहानियों और लेखकों से मिलवाता रहेगा आपका अपना बोलती किताबें। चलिए शुरू करते हैं। संजय सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है बोलती किताबों के एक और मजेदार एपिसोड में। शुक्रिया। जब किसी पत्रकार की कलम राजनीति गले में उतरती है तो फिर वो रिपोर्टिंग नहीं करती, वो करती है दस्तावेजीकरण सच का। आपने इससे पहले जीएसटी और पत्रकारिता जैसे विषयों पर किताब लिखी है। अब आपकी पुस्तक आई है ईवीएम जैसे तकनीकी और राजनीतिक मुद्दों पर। हम पुस्तक पर विस्तार से बात करेंगे, पर उससे पहले आप अपने शब्दों में संक्षिप्त में ये पुस्तक क्या है और किस बारे में है और पाठक के लिए इसमें क्या है, ये थोड़ा बता दीजिए। ईवीएम के बारे में शुरू से ये था कि जब ये इंट्रोड्यूस हुआ था तभी हल्ला मचा था कि ये टेक्निकली जो है इसको हैक किया जा सकता है, मिसयूज किया जा सकता है वगैरह। और बाद में बीजेपी आई, तो जब पावर में आई तो बीजेपी ने उसको डिफेंड ही करना शुरू कर दिया है। और लेकिन जो इशू है कि उसको हैक किया जा सकता है कि नहीं, वो अपनी जगह है और मुझे लगता है कि उसको हैक किया जा सकता है। लेकिन अब ये कहा जाने लगा है कि नहीं, वो इशू खत्म हो गया। खास करके राहुल गांधी की ये जो रिसेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसका लोगों को ये लग रहा है कि ईवीएम का इशू खत्म हो गया तो राहुल गांधी ये वोटर लिस्ट का इशू लेके आए। लेकिन ईवीएम का इशू अपनी जगह स्टैंड करता है और अभी भी है। और वोटर लिस्ट दोनों इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है, लेकिन ईवीएम का इशू स्टैंड करता है। और उसमें क्या क्या गड़बड़ है, क्यों उसकी इंक्वायरी नहीं हुई या उस पर क्या एलिगेशन थे, क्या जवाब दिया गया, ये सब मैंने इस किताब में बताया था, ये कहने के लिए कि ईवीएम का इशू स्टैंड करता है। और बीजेपी ने पहले कहा था कि ईवीएम खराब है, ईवीएम से इलेक्शन नहीं हो सकते हैं, वो सब अब वो भूल गई है। तो उसको मैंने याद दिलाने की कोशिश की है और वही इस किताब में है कि बीजेपी ही पहले इसके अगेंस्ट में थी, अब वही उसको बुरी तरह डिफेंड कर रही है। आपकी पुस्तक का शीर्षक जितना ज्यादा रोचक है उतना ही ज्यादा व्यंग्यपूर्ण भी है। ईवीएम वॉशिंग मशीन में धुली।
आपने जो ये वर्ड वॉशिंग मशीन यूज किया है, यहाँ पर इसका क्या मतलब है? बीजेपी की पॉलिटिक्स को अब कहा जाता है कि वो वॉशिंग मशीन पॉलिटिक्स है। वो इसलिए कि तमाम लोगों को इसने पहले करप्ट कहा था, पार्टी ने जिन लोगों को करप्ट कहा था, जो ऑपोजिशन लीडर जिन लोगों को करप्ट कहा था, वो सब अब बीजेपी में आ गए हैं। और कहा यह जाता है कि जब बीजेपी पहले कहती थी कि करप्ट है तो अब उनको क्यों ले लिया, तो इसलिए ले लिया कि बीजेपी एज वॉशिंग मशीन बढ़िया काम कर रही है। अच्छा। तो अब वो पहले बीजेपी में नहीं थे तो करप्ट थे, और बीजेपी में आ गए तो वॉशिंग मशीन में क्लीन हो गए। तो बीजेपी की पॉलिटिक्स को वॉशिंग मशीन पॉलिटिक्स भी हम कह सकते हैं। तो मैंने उसी से लिया है कि ईवीएम जो पहले खराब थी जब आई थी, और जब बीजेपी पावर में नहीं थी, ईवीएम को कांग्रेस की गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था। पहले जो पोलिंग वोट से पड़ता था, पेपर बैलेट पेपर होते थे, लोग वोट लगाते थे, तो उसको खत्म करके ईवीएम कांग्रेस गवर्नमेंट ने शुरू किया था। तो अब जब बीजेपी उसको डिफेंड कर रही है और कह रही है कि नहीं, उसको मिसयूज नहीं किया जा सकता है या हैक नहीं किया जा सकता है, तो वैसे ही है जैसे करप्ट पॉलिटिशियन बीजेपी में आके अच्छे हो जाते हैं, वैसे ही बीजेपी जब पावर में आ गई तो ईवीएम अब ठीक हो गया। पहले खराब था, अब ठीक हो गया। तो उसका डिटेल है कि पहले ईवीएम के अगेंस्ट में किताब लिखी थी बीजेपी के लीडर्स ने, बीजेपी वालों ने उसको खूब बेचा था या खूब उसका प्रचार किया था, और अब वो सब भूल गए। वो किताब मुझे नहीं मिली, मैं ढूंढ कर थक गया कि वो पुरानी किताबें मुझे मिल जाए। एक तो मिल गई, दूसरी मुझे नहीं मिली। मैंने कई लोगों को फोन करके कहा कि आपके पास पुरानी किताबें होती हैं, उस समय आप पॉलिटिक्स में एक्टिव थे, तो वो किताब मुझे मिल जाए, कहीं से नहीं मिली। मैंने प्रिंटर से, पब्लिशर से, उनके यहाँ काम करने वाले लोगों से, सबसे फोन करके पूछ लिया, और वो किताब मुझे नहीं मिली। बाय द वे, मुझे फाइनली वो किताब इंटरनेट पे मिल गई, पीडीएफ उसका मिल गया। अच्छा। तो मेरा काम उससे चला, लेकिन वो किताब नहीं मिली। और वो किताब पहले बीजेपी वालों ने छापी थी, उसमें एलके आडवाणी का उसका फॉरवर्ड है, ऑल दैट। तो उसके बाद अब बीजेपी अगर ईवीएम को डिफेंड कर रही है तो वो वैसे ही है जैसे तमाम करप्ट लीडर्स जो पहले करप्ट होते थे और अब बीजेपी में आने के बाद करप्ट नहीं है। तो इसलिए मैंने उसको बनाया है कि बीजेपी में ईवीएम भी धुल गई, या वॉशिंग मशीन में बीजेपी। अच्छा, तो इसी बात को थोड़ा सा कंटिन्यूटी में करना चाहूँगा। नरसिम्हा राव जी और जो सुब्रमण्यम स्वामी जी हैं, उन्होंने जब ईवीएम आया तो उसके ऊपर बहुत ही तीखी प्रतिक्रिया दी थी। बिल्कुल। और उस समय जैसा आपने बताया अभी, बीजेपी विपक्ष में थी। बिल्कुल। 2014 में वो पक्ष में आए। बिल्कुल। और तब से लेकर अब तक, जैसा आप ऑलरेडी बता चुके हैं, समय समय पर इल्जाम लगते आए हैं और लग रहे हैं कि जो पार्टी इसके विरोध में थी वही अब इसकी सबसे बड़ी संरक्षक बन गई है। बिल्कुल। तो ये जो राजनीतिक यूटर्न आया है, ये किसकी सोच का नतीजा है? नहीं, ये राजनीतिक यूटर्न नहीं है। पॉलिटिक्स में आपको फायदा उठाना है, जिससे फायदा मिले वैसे फायदा उठाओ। तो जब लग रहा था कि हम उसको अगेंस्ट में बोलकर कांग्रेस का रेपुटेशन खराब कर सकते हैं, तो वो किया गया। और जब ईवीएम को यूज किया जा सकता है अपने फेवर में, तो मैं क्यों कहूं कि नहीं कर रही है। और ठीक है कि वो प्रूव नहीं हुआ है, लेकिन जैसे अब राहुल गांधी का एलिगेशन बहुत क्लियर है। ईवीएम में भी मैंने किताब में यही प्रूव करने की कोशिश की है कि भले पार्टी कहती है कि मिसयूज नहीं होता है, लेकिन हो सकता है टेक्निकली जब फीजिबल है। और इसका डिफेंस यही है कि वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स के कंट्रोल में होता है, उनकी निगरानी में होता है, इसलिए उसको आप मिसयूज नहीं कर सकते। लेकिन अनिल मसीह जैसे ऑफिसर हैं जिनकी निगरानी में रहता है, और सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अनिल मसीह ने गलत किया था, लेकिन उनको सजा नहीं हुई, तो ऑफिसर्स को ये एश्योरेंस है कि आप हमारे फेवर में काम करो और एक्शन नहीं होगा। तो कैसे हम मान लें कि ईवीएम ठीक है और टेक्निकली वो उसको मिसयूज किया जा सकता है, ये दिखाया जा चुका था पहले ही। और वो अभी भी उसका वीडियो, मैंने जब मैं किताब लिख रहा था मैंने चेक किया था, वो वीडियो अभी भी है, किताब में उसका लिंक भी है, और उसमें दिखाया गया है कि कैसे मिसयूज किया जा सकता है, कैसे पार्ट बदल सकते हैं, क्या क्या चेंज करके कैसे कर सकते हैं। बेसिकली उसका एक्सक्यूज यही था कि वो सीड रहता है और ऑफिसर्स की निगरानी में रहता है, इसलिए उसको चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन जब ऐसे ऑफिसर है या ऑफिसर की मिलीभगत से तो हो ही सकता है। तो मैंने यही बताने की कोशिश की है किताब में। बिल्कुल, आपने किताब में बार बार इलेक्शन कमीशन पे भी आरोप लगाए हैं, उनके बार बार आपने चर्चा करी है। तो अब जो आज का समय है उससे कुछ समय पहले तक इलेक्शन कमीशन जैसी संस्था को एक निष्पक्ष संस्था माना जाता था, पर आज वो भी सवालों के घेरे में है। क्या आपको यही लगता है कि जो चुनाव आयोग है वो सरकार के दबाव में काम कर रही है? 101%, मैंने इसमें कोई शक का कारण नहीं है। मतलब पहले ही जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया गया वो अपने रूल से हट के किया गया। अगर प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेगा तो कैसे प्राइम मिनिस्टर को वो कुछ इंस्ट्रक्ट करेंगे?
जो जिसकी नौकरी करता है टेक्निकली यही है, प्राइम मिनिस्टर ही हेड ऑफ द स्टेट है और उन्हीं ने अपॉइंट किया है, तो वो फ्री एंड फेयर काम कर सकते हैं, ये हम क्यों माने। और प्राइम मिनिस्टर ने आउट ऑफ द वे जाकर के उनको अपॉइंट किया, उसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में फैसला नहीं आया। तो अगर ये नहीं हो रहा है तो हम क्यों माने कि वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं। और अगर इलेक्शन कमीशन को इंडिपेंडेंटली काम करना है और मुझे अगर इलेक्शन कमिश्नर आज बना दिया जाए, तो मैं पहला काम ये करूंगा कि प्राइम मिनिस्टर का जो एफिडेविट है जिसमें उन्होंने लिखा है कि उनके पास एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री है जो अभी तक कंफर्म नहीं हुई, आरटीआई से नहीं हुई, तो मैं पहला काम ये करूंगा कि उस सर्टिफिकेट, उस एफिडेविट को, प्राइम मिनिस्टर की उस एफिडेविट को चेक करके डिक्लेयर कर दूंगा कि वो सही है या गलत है। ठीक है, उसे प्राइम मिनिस्टर रिजाइन नहीं करते तो ना करें, वो उनका सिरदर्द है। और टेक्निकली ये कोई जरूरत नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर के पास कोई डिग्री हो या लॉ की डिग्री हो, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। तो उस डिग्री के बिना भी वो प्राइम मिनिस्टर तो बने रह सकते हैं, लेकिन उन्होंने जो एफिडेविट दिया है वो सही है गलत है, ये चेक करना तो इलेक्शन कमीशन का भी काम है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को वो एफिडेविट दिया गया। तो और इलेक्शन कमीशन वो चेक नहीं कर रहा है। तो अगर इलेक्शन कमीशन ये काम नहीं कर रहा है और कह रहा है राहुल गांधी से कि आप एफिडेविट दो, तो मैं कैसे मानूं कि इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है या बीजेपी के फेवर में काम नहीं कर रहा है। दिखाई दे रहा है, क्लियर है बहुत। परंतु जो रूलिंग पार्टी है उसकी तरफ से बार बार बोला जाता है कि अगर ऐसा ही है तो हम सारे स्टेट तो नहीं जीत रहे हैं, हम तो सिर्फ कुछ स्टेट जीते हैं, कुछ स्टेट में तो आपकी भी सरकार है, वहां पे कैसे ईवीएम सही काम कर रहा है। तो आप चोरी करने जाएंगे तो हर जगह सक्सेसफुल होंगे, ये जरूरी नहीं है। आप ताला तोड़ेंगे तो हर जगह जरूरी नहीं कि आप ताला तोड़ लेंगे। और अगर आप ताला तोड़ के घर में घुस गए तो जरूरी नहीं कि हर जगह आपको माल मिल जाएगा। और ताला तोड़ के आप घर में घुस जाएंगे तो जरूरी नहीं कि घर खाली ही हो, आपको पकड़ा नहीं जाएगा। और ताला तोड़ के आप घर में घुस जाएंगे और पकड़ लिया जाएगा तो जरूरी नहीं कि आप हर जगह ओवर पावर कर लेंगे या वो आपको ओवर पावर नहीं करेगा। तो अलग अलग केस में अलग अलग होगा। ये बिल्कुल बचकाना मामला है कि हम वहां नहीं जीते वहां नहीं जीते। अरे आप इलेक्शन में गड़बड़ करके एक कंस्टिट्यूएंसी जीत गए, वही बहुत है। आप कह रहे हो कि हम अगर गड़बड़ करेंगे तो 400 में कर लेंगे, अभी आप उतने बड़े चोर नहीं हो। यही चिंता की बात है कि आप इतने बड़े चोर बनना चाहते हो कि आप 400 सीटें जीत जाओ और फिर कॉन्स्टिट्यूशन को ही बदल दे। चिंता यही है। आप यही कह रहे हो कि हम अभी एक ही सीट जीत रहे हैं या आप एक ही प्रूव कर पा रहे हो। अगर हम चोर होते या सक्सेसफुल चोर होते तो हम 400 सीटें जीत लेते। नहीं, अभी आप उतने बड़े चोर नहीं हो, आप एक ही दो जीत पा रहे हो, या जैसा कि राहुल गांधी ने कहा है कि 25 ही जीत पाए हो जिससे आप पावर में हो, प्लस जो आपको बैसाखियां मिली हैं तो उससे आप पावर में हो। लेकिन जब आपको इसी तरह अगर छूट दे दी जाएगी या आप जो चाह रहे हो वैसा कर पाओगे तो आप 400 जीतने लगोगे। अभी आप वैसे नहीं हो। इसको आप दूसरी तरह से प्रेजेंट कर रहे हो कि हम कर पाते तो ये क्यों नहीं कर लेते। अगर आप परीक्षा में एक पेपर में 100 नंबर ले आए चोरी करके, इसका मतलब नहीं कि सब में आप चोरी कर लोगे। और कई बार चोरी करने के लिए भी अकल चाहिए होती है। वो अकल होगी, अकल या कैपेबिलिटी उसको जो भी कहिए, वो होगी तब आप कर पाओगे। तो वो है कि नहीं है वो भी इशू है। मैं नहीं कह रहा कि नहीं है, मैं कह रहा हूं कि वो है। आप उसी को मिसयूज करने की कोशिश कर रहे हो और इसीलिए अलर्ट होने की जरूरत है। तो फिर तो यही बात होगी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगर दूसरी पार्टी सत्ता में आती है तो वो भी फिर ऐसे ही करेंगे। बिल्कुल, माने इलेक्शन रिफॉर्म पे ठीक से बात होनी चाहिए। और पहले यही कहा जाता था कि लोग जब बैलेट पेपर पे वोट होते थे तो लोग बूथ लूट लेते थे, और यही कहा जाता था कि जहां जिसकी लाठी उसकी भैंस। वही होता भी था कि जहां जो मजबूत होता था वहां वो बूथ लूट लेता था। ईवीएम से या ईवीएम का डिफेंस यही है कि अब बैलेट की तरह लूटा नहीं जा सकता है, लेकिन जो 5 बजे के बाद वोट पड़ते हैं वो हमेशा डाउटफुल है। और उसी पे वही इशू है। तो अभी भी वही इशू है जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर कह रहे हैं कि इतने साल लगेंगे उसको पूरा रिव्यू करने। तो आप फिर बच्चों की तरह लोगों को टहला रहे हैं या बहला रहे हैं। अगर हमें डाउट है या सिस्टम ने ये बना दिया कि रिकॉर्डिंग होगी ताकि 5 बजे के बाद क्या हुआ वो दिखाई दे। आप कहते हैं कि 5 बजे के बाद ही सारे वोट पड़ते हैं या ज्यादातर वोट 5 बजे के बाद पड़ते हैं, तो वीडियो रिकॉर्डिंग से वो प्रूव हो जाएगा। लेकिन आप वीडियो रिकॉर्डिंग छिपा रहे हो या 45 दिन के बाद कह रहे हो नहीं देंगे एंड ऑल दैट। अगर आप गलत नहीं कर रहे हो तो वीडियो को उसको डिलीट करने की क्या जरूरत है 45 दिन बाद, या देने में क्या दिक्कत है। तो आप इसीलिए कर रहे हो। डाउट तो ये है ही है। तो मुझे लगता है कि दूसरी पार्टी ये नहीं करेगी। अगर इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट होगा या इंडिपेंडेंटली काम करेगा, वो दे देगा वीडियो कि देख लो गड़बड़ क्या हुई है, या खुद ही देख लेगा। अब इलेक्शन कमीशन जब कह रहा है कि इसको देखने में 3600 साल लगेंगे, तो जाहिर है वो भी नहीं देख रहा है। तो वो देखेगा तब तो पता चलेगा कि हुआ क्या है। तो जब वो खुद ही नहीं देख रहा है और हमें भी देखने नहीं देगा तो गड़बड़ तो होगी ही। तो ये कहना कि बाद में भी यही होगा,
अगर इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट होगा तो या चाहेगा तो नहीं होने देगा ऐसा, लेकिन अगर वो चाह रहा है तो होने दे रहा है। और ये बिल्कुल बेकार की बात है कि पूरा देखने में 3600 साल लगेगा इसलिए हम देंगे नहीं और डिलीट कर देंगे। देखना तो उसी को है ना जहां गड़बड़ है या जिस पे डाउट है, नंबर 1। और नंबर 2 ये कि बहुत अभी अगर टेक्नोलॉजी नहीं है, मुझे लगता है कि अभी भी इतनी टेक्नोलॉजी है कि वीडियो से आप सर्च कर सकें कि कहाँ क्या है। अगर मान लीजिए अभी टेक्नोलॉजी नहीं है तो कुछ दिन बाद आ जाएगी, तो आप वीडियो डिलीट कर देंगे तो वो कैसे यूज होगा? तो आप वीडियो डिलीट क्यों करना चाहते हैं? इसलिए कि आप सबूत मिटाना चाहते हैं बेसिकली, और नहीं तो सरकारी खर्चे पे रिकॉर्ड हुआ है, आप उसको क्यों डिलीट करना चाहते हैं? बिल्कुल। तो सरकारी खर्चे पे डिलीट हुआ रखिए, और अगर रख नहीं सकते तो रिकॉर्ड करने का क्या मतलब है? और रिकॉर्ड करके आप 45 दिन बाद क्यों देंगे? आप खुद देख लो ना कहाँ गड़बड़ हुआ है। तो आप खुद भी नहीं देख रहे हो, आप गारंटी कर दो कि हमने चेक कर लिया कुछ गड़बड़ नहीं है, तो आप वो भी नहीं कर रहे हो। ईवीएम के वोटर लिस्ट के मामले में ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी उस पर साइन करके दें कि वो जो वो एलेज कर रहे हैं वो ठीक है। आप कह दो ना, आप डिक्लेयर कर दो ना कि हमने ठीक कर लिया, राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, तो आप वो भी नहीं बोल रहे हो क्योंकि आप जानते हो कि वो ठीक नहीं है, और आप राहुल गांधी से कहलवाना चाह रहे हो। तो मेरा यही कहना है कि राहुल गांधी से आप एफिडेविट मांगो, ठीक है, और राहुल गांधी को देना चाहिए, चलो मैं वो भी मान लेता हूँ, लेकिन वो तब होता जब आपके पास पहले जो एफिडेविट है उनको आपने चेक किया होता। तो पहले आपके पास लाखों से एफिडेविट हैं, फिर आप कहोगे कि मैं कैसे चेक करूं, उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा, किसको किसको चेक करूं? सबको नहीं चेक करना है, चेक उसको करना है जिसमें डाउट हो। बिल्कुल। तो आप उसको डाउट चेक, जिसपे डाउट है उसको चेक नहीं करोगे और कहोगे कि पूरा इतना है मैं कैसे चेक करूं? पूरे को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। एफिडेविट एक डेटरेंस होता है कि आदमी झूठ नहीं बोलेगा, गलत नहीं देगा। और आप भी राहुल गांधी से इसीलिए मांग रहे हो कि उसका दिया, आप निश्चिंत हो जाओगे कि राहुल गांधी ने जो कहा है वो वाकई सही है। तो आपके पास जो एफिडेविट ऑलरेडी है वो देख नहीं रहे हो, आप वोटर लिस्ट मशीन रीडेबल दोगे नहीं, और कहोगे कि ये मैनुअली पढ़ा नहीं जा सकता है, तो उसको भी मैनुअली नहीं पढ़ा जा सकता था वोटर लिस्ट को, लेकिन राहुल गांधी या कांग्रेस आई ने कांग्रेस ने पढ़ के तो दिखाया। तो वैसे ही इसको भी देख के दिखाया जा सकेगा। किसी ने लिखा था कि इतने गांव है भारत में और हर गांव का एक आदमी को लगा दिया जाए तो इतने दिन में देखा जा सकता है, 13-14 दिन में देखा जा सकता है। अच्छा। ये भी किसी ने सोशल मीडिया पे लिखा है। तो ये है कि आप क्या करना चाहते हो, करना चाहते हो कि नहीं करना। नहीं करना चाहते हो तो 50 बहाने हैं, करना चाहते हो तो 50 तरीके हैं। तो आप क्या करना चाहते हो, तो उसमें इलेक्शन कमीशन का रोल दिखाई दे रहा है कि वो बायस्ड है। और यही मैंने किताब में प्रूव किया था ईवीएम के केस में, अभी वोटर लिस्ट के केस में यही प्रूव हो रहा है। चलिए मान लेते हैं खामियां तो बहुत है। अब संजय जी को अगर हम पॉलिसी मेकर बना दे या डिसीजन मेकर बना दे, तो वो आप क्या ऐसे डिसीजन लेंगे या क्या ऐसी पॉलिसी एक रिफॉर्म बनाएंगे जिससे जो चीजें हैं वो बेहतर की जा सकती है? नहीं, मैंने सिस्टम तो सब ठीक है, सिस्टम में को जैसे काम करना चाहिए वैसे नहीं कर रहा। जैसे इलेक्शन कमीशन अगर इंडिपेंडेंटली बनाया जाता तो जाहिर है वो इतना बायस्ड नहीं होता जैसा है, या इतनी बुरी तरह डिफेंड नहीं करता, तो ठीक चल रहा होता। और 2014-18 तक, मैंने आज ही मैं पढ़ रहा था, कमलनाथ ने कोई केस का, कल सुप्रीम कोर्ट ने जवाब, सॉरी ईवीएम ने, इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया था कि हम वोटर रीडेबल लिस्ट, वोटिंग लिस्ट इसलिए नहीं दे सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 2018-19 के कमलनाथ के केस में कहा था कि जरूरत नहीं है देने की। आज कमलनाथ ने लिखा है, आज या कल लिखा है कमलनाथ ने कि हमारे केस में जो इलेक्शन कमीशन ने जो एश्योर किया था कि करेंगे वो नहीं कर रहा है। तो आप ईवीएम देना नहीं, वोटर लिस्ट देना नहीं चाहते हो मशीन रीडेबल, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उसको आप यूज या मिसयूज कर रहे हो कि हम सुप्रीम कोर्ट के कहने पे नहीं दे रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को जो आपने एश्योरेंस दिया था वो नहीं कर रहे हो। ये कमलनाथ ने लिखा है। कमलनाथ के केस को ही ये आधार बना के कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देने की जरूरत नहीं है तो हम नहीं देंगे। तो आप सब कुछ बीजेपी के फेवर में यूज कर रहे हो या अपने आप को बचाने के लिए कर रहे हो। आप उसको जैसे भी देखिए, इलेक्शन कमीशन अपने आप को बचाने के लिए यूज कर रहा है। तो अगर मुझे कहा जाएगा तो मैं सिर्फ ये देखना चाहूंगा कि इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं। अब मैं वो कर रहा हूँ, मुझे उसके लिए पावर की जरूरत भी नहीं है। मैं बिना पावर में मैं यही बता रहा हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट में फैसला हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ है। समझ गए लोग। सुप्रीम कोर्ट बिहार में एसआईआर पे हर डेट पे काम करता रहा और हर बार कहता रहा कि हाँ ठीक है, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा नहीं होगा तो हम ऐसा करेंगे वगैरह वगैरह। लेकिन एसआईआर हो गया और प्रारूप मतदाता सूची को देख करके लोगों को कंफर्म करना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला नहीं किया कि इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट सही है या गलत है। वो अभी पेंडिंग है केस, उस पर तारीख पे तारीख पड़ रही है। तो अगर इलेक्शन कमीशन का चीफ ही
चीफ का अपॉइंटमेंट ही डाउटफुल है, तो इलेक्शन कमीशन कैसे स्वायत्त है और कैसे क्यों उसको स्वायत्त मान लिया जाए, और या क्यों क्यों उसके काम को इंडिपेंडेंट मान लिया जाए। तो उसको फैसला नहीं किया है, इसको फैसला किया है। तो मैं पावर में रहूं, किसी पोस्ट पे रहूं ना रहूं, मैंने एक सिटीजन की तरह ही मैंने ये बता दिया है, ये पब्लिक डोमेन में है, मैंने कई बार कहा है, कई बार लिखा है कि ये गड़बड़ है। अगर इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट, कमिश्नर का अपॉइंटमेंट ही चैलेंज है और उस पर सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं कर रहा है, तो ये कहने का कोई मतलब नहीं है कि इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट है या कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी की तरह काम नहीं कर रहा है वो, क्योंकि उसका चीफ इंडिपेंडेंट नहीं है या इंडिपेंडेंटली अपॉइंट नहीं किया गया है। बिल्कुल। आपकी बुक के चैप्टर 11 में आपने स्टार्टिंग में लिखा है कि ईवीएम में सेटिंग करके जो भी आपके डिजायर्ड रिजल्ट है आप उनको पा सकते हैं। और सिर्फ चैप्टर 11 की बात नहीं है, आपने जगह जगह ईवीएम की अयोग्यता के प्रमाण दिए हैं। कोई एक ऐसा किस्सा पुस्तक से यहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं? नहीं, पुस्तक में मैंने कुछ लिखा नहीं, क्योंकि मेरे पास कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है, मैं फील्ड पे तो रहता नहीं हूँ। लेकिन पुस्तक में वो वीडियो है जो ओरिजिनली दिखाया गया था, जिनको इलेक्शन कमीशन ने, मतलब तब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, इलेक्शन कमीशन ने इसलिए, जिसने वो एक इंजीनियर टेक्निकल आदमी है, वेमूरी इनका नाम है, कृष्ण प्रसाद वेमूरी ऐसे कुछ उसके किताब में लिखा हुआ है, उस वीडियो का लिंक भी है, जिन्होंने दिखाया है कि उसको हैक किया जा सकता है। तो और से कोई एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है, वो सफिशिएंट है। और ईवीएम का कभी भी गवर्नमेंट ने ईवीएम दिया नहीं कि ये आप हैक करके दिखाओ। एक बार इलेक्शन कमीशन ने ये अनाउंस जरूर किया था कि आप हैक करके दिखाओ, लेकिन उसमें जो कंडीशन थे वो ऐसे थे कि किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया और वो दिखाया नहीं गया। और लोग कहते हैं कि भाई किसी ने तो सामने तो ऑफर किया था, कोई आया नहीं। वो क्यों नहीं आया, उसका रीजन पूरा उस समय रिपोर्ट हुआ था, मैंने उसको ट्रांसलेट किया था, इसलिए मेरे पास उसकी ट्रांसलेटेड कॉपी है, वो किताब में है। लेकिन उसका इंग्लिश वाला जो रिपोर्ट था वो इंटरनेट पे मुझे नहीं मिला, तो वो हटवा भी दिया गया है या हटा भी दिया जाता है, आप उसको जैसे देखिए। तो इंटरनेट पे वो रिपोर्ट है कि जब इलेक्शन कमीशन ने चैलेंज किया कि आके आप हैक करके दिखाओ, तो कोई लेने नहीं आया। वो क्यों नहीं आया, उसकी पूरी डिटेल रिपोर्ट थी, वो इंटरनेट पे अब नहीं है। तो ये भी चल रहा है। तो मुझे एग्जाम्पल अगर आप कहेंगे तो ये एग्जाम्पल है कि जो इलेक्शन कमीशन ने चैलेंज किया और जिसके आधार पे ये कहा जाता है कि कोई हैक करने के लिए सामने नहीं आया, उसकी जो रिपोर्ट थी वो अब इंटरनेट पे नहीं है। अच्छा। और उसका जिक्र मेरे किताब में है, क्योंकि मैंने उसको ट्रांसलेट किया था, तो मेरे पास ट्रांसलेटेड वर्जन था, वो उसमें है, लिखा हुआ है कि अब इंटरनेट पे नहीं है और किसकी रिपोर्ट है वगैरह वगैरह, उसका डिटेल उसमें है। जी बिल्कुल। दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो उन्होंने अपनी विधानसभा में एक डेमो मशीन को हैक किया था। हालांकि वो चुनाव आयोग की असली मशीन नहीं थी, पर फिर भी संदेश साफ था वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो जो डेमो था, क्या आप उसको क्रेडिबल मानते हैं, या आप मानते हैं कि वो जनता को एक जो ईवीएम की कमजोरी है वो एक दिखाने का एक वैकल्पिक तरीका था? तो अभी तक जो ईवीएम हैक किए गए हैं या दिखाए गए हैं, वो पहला वाला था जो जिसके लिए अरेस्ट कर लिया गया था, जिसने टेक्निकली कॉम्पिटेंट था ये प्रूव करने के लिए, उन्हें प्रूव कर दिया, तो उनको अरेस्ट कर लिया कि ईवीएम चोरी की गई थी। और वो ईवीएम चोरी की गई थी, इसी से प्रूव होता है कि वो इलेक्शन कमीशन का था, सही वाला था। अच्छा। नहीं तो अरेस्ट करने की क्या जरूरत थी, वो चोरी किया था, मतलब इलेक्शन कमीशन का था। वो कहाँ से चोरी किया गया था वो सब डिटेल है, मैंने मुझे याद नहीं किताब में है कि नहीं, लेकिन पब्लिक डोमेन में है कि वो कैसे चोरी किया गया था, क्यों उसको कहा गया, वो सब है। तो गवर्नमेंट का जो ईवीएम है या इलेक्शन कमीशन का जो ईवीएम है, उसको हैक करके 2010 में दिखाया जा चुका है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं। दोबारा जब चैलेंज किया और सरकार उसको मानती नहीं है, मैंने उसको डिनाई करती है या उसको रिकॉर्ड में नहीं लेती है वगैरह, आप जैसे भी कहिए। और बाद में जब कहा जाता है कि उसको हैक किया जा सकता है, तो कहती है कि नहीं, हमारा हैक नहीं किया जा सकता है, मशीन देती नहीं है। और जब देने की बात होगी तो उसने शर्तें ऐसी रख दी कि आप बिना खोले, बिना छुए, बिना देखे हैक करके दिखाओ। तो उस टाइप का मामला है, तो वो हैक करके कोई दिखा नहीं सकता है। उसमें बेसिकली ये है कि नंबर से आप कंट्रोल करते हैं और नंबर से कमांड देते हैं। तो अगर कमांड अगर आपको पता है या खोल के देख सकते हो, तो नंबर से जो गेस वर्क है वो आसान हो जाएगा। अदरवाइज आपको नहीं कोऑपरेट करेंगे मशीन वाले। मतलब अगर वो कह रहे हैं कि चैलेंज है, तो चैलेंज में ठीक है, वो नहीं कोऑपरेट करेंगे, और नहीं कर रहे हैं तो आपको गेस वर्क लंबा होगा, तो टाइम काफी लगेगा। लेकिन गेस करके वो किया जा सकता है, नंबर से कमांड करके, कि आपने एक कमांड सोचा कि ये वाला होगा, उसको ट्राई किया, अनसक्सेसफुल हो गया, दूसरा ट्राई किया, फिर वो अनसक्सेसफुल। तो इस तरह से गेस करके उसका कमांड करके दिखाया जा सकता है कि देखो ये हमने चेंज कर लिया
कि वोट इसको देना था, इसको जा रहा है। वो चेंज हो सकता है टेक्निकली, लेकिन गेस करने में, उसको चेंज करने में टाइम लगेगा, तो इसलिए कोई किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया और ये ईवीएम दे नहीं रहे हैं। तो अगर कोई करके दिखा देगा तो उसको वो कहेंगे कि हमारी मशीन नहीं है। तो जो दिल्ली असेंबली में करके दिखाया गया था वो ईवीएम सरकारी नहीं थी, मतलब इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया था, वो उसका ही वैसा ही रूप था। और दिल्ली असेंबली में उन लोगों ने इसलिए दिखाया कि अरेस्ट ना किया जाए, क्योंकि पहले अरेस्ट किया जा चुका था। तो असेंबली में करेंगे तो उसको कानूनी सुरक्षा थी, इसलिए उनको अरेस्ट ना किया जाए, इसलिए उन्होंने दिल्ली असेंबली में किया था। अच्छा। और वो गलत होने का तो कोई चांस ही नहीं है। मतलब कोई भी पार्टी अगर पॉलिटिकली इतना बड़ा काम करेगी और असेंबली में ही करेगी तो उसको काउंटर किया जाता है अकॉर्डिंगली, तो काउंटर नहीं किया गया है, तो उसको गलत मानने का कोई सवाल इसलिए भी नहीं है कि उसको काउंटर ही नहीं किया गया। और उन्होंने असेंबली में इसलिए किया है कि वो डिफेंस, उनका अपना डिफेंस रहे कि उनको अरेस्ट ना किया जाए। वो पुराना एग्जाम्पल था। तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी ने बिल्कुल सही किया था और बढ़िया काम किया था, जैसा ये गवर्नमेंट करती है कि एक्सेप्ट ही नहीं करना है। गवर्नमेंट इंक्लूडिंग इलेक्शन कमीशन, मैंने अब तो गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन अलग नहीं दिख रहा है, एक ही है, तो एक्सेप्ट ही नहीं करना है कि गड़बड़ है। जैसे राहुल गांधी के इतने बड़े खुलासे के बावजूद नहीं मान रहे हैं कि गड़बड़ है, जबकि वो सारी गलतियां बिहार के एसआईआर के बाद बिहार के वोटर लिस्ट में है। राहुल गांधी ने कहा है कि मकान नंबर 0 का केस पटना में भी है, और तो और उसमें है जिसमें तेजस्वी यादव का नाम है, और वो वाला नाम जो इलेक्शन कमीशन ने कहा, जब तेजस्वी ने कहा कि मेरा नाम यहाँ नहीं है, तो इलेक्शन कमीशन ने कहा वहां नहीं यहाँ है, आपके पास 2 कैसे है, हम इसको इंक्वायरी करेंगे, उससे मांग रहे हैं वो वाला। तो जिस वाले में इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि नाम है, उसी वोटर लिस्ट में, उसी में वो शुरू होता है, वोटर नंबर 1 जो है वो मकान नंबर 0 है। अच्छा। तो वो तो गड़बड़ अभी भी चल रही है और पहले से चला आ रहा है। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन ने कुछ नहीं किया है, और जो एलिगेशन है वो सब 100% सही दिखाई दे रहा है। और चूंकि इलेक्शन कमीशन के पास डिफेंड करने के लिए कुछ है नहीं, कुछ किया नहीं है, इसलिए इस तरह के बहाने बनाए जा रहे हैं। आपने अपनी पुस्तक में ये भी लिखा है कि सोशल मीडिया में आज के समय में सबको सब कुछ पता है। बिल्कुल। सब अपने हिसाब से जो भी व्हाट्सएप से पढ़ा या फेसबुक से पढ़ा, सब वही कॉपी पेस्ट मार देते हैं। उस पर विचार करने की जरूरत नहीं है, उस पर फैक्ट चेक करने की जरूरत नहीं है, इधर से देखा उधर पेस्ट कर दिया। आज के समय में जो सूचना का ओवरलोड है, आप आम पाठक को कैसे प्रेरित करेंगे कि ऐसी रिसर्च बेस्ड किताबें पढ़े, उसके ऊपर एक्शन ले, सोचे, अपना दिमाग लगाए, फिर प्रतिक्रिया दे? अब बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, लेकिन व्हाट्सएप इतना आसान है या इतना कन्वीनियंट है कि आपके हाथ में पड़ा, आपके पास कोई काम नहीं है तो आपने पढ़ लिया, आपको इंटरनेट पे जाने की ज़रूरत नहीं है, डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, नेट कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है, ऑल दैट। तो व्हाट्सएप है आपके पास, आपने पढ़ लिया। तो लेकिन वो व्हाट्सएप पे ज़्यादातर गलत चीज़ें हैं, इररेस्पॉन्सिबली लिखी हुई हैं। तो अगर जो पढ़ के उस पर विश्वास कर रहा है, 90% केस में अक्सर लोग मिलते हैं, हमने कहीं पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, जब इंसिस्ट करिए तो कहेंगे हमने व्हाट्सएप पे पढ़ा था। हाँ, और वो 99% केस में वो गलत होता है, और व्हाट्सएप पे नो डाउट गलत चीजें चलाई जा रही हैं। मैंने अब तो कोर्स की किताबें में गलत चीज डाल दी गई हैं, तो वो अलग इशू है। लेकिन व्हाट्सएप पे या फॉरवर्ड पे मैंने पढ़ना तो नहीं ही चाहिए, फॉरवर्ड भी नहीं करना चाहिए, अनलेस कि यू आर श्योर कि हाँ ये पब्लिक इंटरेस्ट में है या आपको अच्छा लग रहा है, आपने फॉरवर्ड किया, तो उससे पहले आपको श्योर करना चाहिए, तब फॉरवर्ड करना चाहिए। लेकिन आंख बंद करके लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं। तो मैं हमेशा किसी से कहता हूँ, मुझसे कोई कहता है कि व्हाट्सएप में मैं कहा नहीं देखा था मैं नहीं देखता हूँ, मुझे अगर कुछ देखना होगा तो मैं उसको कंफर्म करूंगा। और इंटरनेट पे भी चीजें गलत हो सकती हैं। इंटरनेट पे अगर आप गूगल से करते हैं, मैं मतलब दर्शकों के लिए बता रहा हूं कि अगर आपने कोई चीज गूगल किया तो आपको उससे रिलेटेड 4 साइट मिलेंगी और 4 तरह के इंफॉर्मेशन मिल सकते हैं। तो आपने उसमें कौन सा वाला देखा वो आप पे है। अगर मैं इंटरनेट पे गलत लिख के डाल दूं तो वो गलत रहेगा, जब आप गूगल सर्च करेंगे तो वो आ जाएगा गलत वाला ही, आप कहेंगे कि हमें इंटरनेट पे मिला। तो इंटरनेट भी रिलायबल सोर्स नहीं है, व्हाट्सएप तो नहीं ही है। तो अगर आपको कुछ पढ़ना है तो किताब से पढ़ना है, किताब में किसकी किताब है, राइटर कौन है, पब्लिश, अगर सब्जेक्ट का एक्सपर्ट नहीं है, किसी ने कुछ लिख दिया तो आप क्यों मानेंगे उस पर, नहीं मानना चाहिए। तो रीडर को किताबें सिलेक्टेड पढ़नी चाहिए, सिलेक्ट करके पढ़नी चाहिए, रिकमेंडेड पढ़नी चाहिए। ये सब तो अब बताने वाली बात नहीं है, अब बताने की भी जरूरत नहीं, लेकिन हालत बहुत खराब है और लोग व्हाट्सएप पे ही मान लेते हैं। पहले तो सरकार को कंट्रोल करना चाहिए कि व्हाट्सएप पे इस तरह की चीजें ना जाएं, इस तरह की गलत चीजें इंटरनेट पे ना हो। तो इंटरनेट से हटाया कुछ और जा रहा है
और जो रह रहा है वो कुछ और है, और सरकार चाहती है, कानून या पावर भी वो वैसा ही चाहती है कि जो वो चाहे वो हट जाए, जो वो चाहे उसको रहने दे। नहीं तो अलग से कोई आईटी कानून बनाने की जरूरत भी नहीं है, जो है उसी से आप, जो गलत है तो लेकिन सरकार उसको चाहती है कि वो जो चाहे वही रहे और जो चाहे उसको हटा दिया जाए, तो कानून भी वैसे ही बन रहा है। तो ये सब पब्लिक को समझने की चीज है। और फिर वही है कि पब्लिक अगर पढ़ी लिखी नहीं होगी, समझदार नहीं होगी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से इंफॉर्मेशन पाएगी तो वो क्या जानेगी, क्या सीखेगी। तो आप पढ़ाई की, पॉलिटिकली लोगों को जागरूक करने के लिए कोई काम ही नहीं करेंगे। आप मंदिर बनाएंगे, आप थाली बजवाएंगे, तो जाहिर है पब्लिक जागरूक नहीं होगी, और फिर वो थाली बजाएगी, ताली बजाएगी, और जो कह दिया जाएगा वो मान लेंगे। वो ये मानने, जो नरेंद्र मोदी कह देंगे उसको जो मानता है, वो राहुल गांधी की बात सुनता ही नहीं है, सुनने के लिए तैयार नहीं है। पहले आप दोनों की सुनो, आप डिसाइड करो कि आपको कौन सा ठीक लग रहा है, लेकिन ये भी नहीं है। तो पब्लिक को वैसा बना दिया गया है, और जाहिर है कि वैसे बहुत सारे लोग नहीं हैं, कम लोग हैं, लेकिन अब कोशिश ये की जा रही है कि वही लोग वोटर बने, बाकी लोग तो अपने ही इंटरेस्टेड नहीं होते थे, अब उनको भी बाहर करने की कोशिश की जा रही है। जो उनको वोट नहीं देते हैं उनको बाहर कर दो किसी तरह से, तो उसकी भी कोशिश है। नहीं, बिल्कुल सर, बिल्कुल ही रिसर्च बेस्ड बुक है आपकी। कितना मुश्किल था आपके लिए सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना और इसको एक सीक्वेंस में प्रेजेंट करना? नहीं, बिल्कुल मुश्किल नहीं था, मैं पढ़ता रहा और मुझे सब लगभग याद था। और मैंने जब किताब लिखना शुरू किया तो मुझे लगा कि लिंक मुझे डाल देना चाहिए, तो लिंक मैंने डाला, और सब है मेरे पास, जो इसकी जो मैन्युस्क्रिप्ट है उसमें मेरे पास सबका लिंक है। तो एक तो किताब कॉस्टली हो जाती है वो सब डालने में, और दूसरा मैंने देखा कि जो मैं लिख रहा हूँ उसी को अगर आप गूगल करेंगे तो वो पेज खुल जाता है, वो पेज मिल जाता है, तो लिंक डालने की मुझे ज़रूरत नहीं लगी। तो चूंकि मैं अखबार पढ़ता रहा हूँ और मैं देखता रहा हूँ, फॉलो करता रहा हूँ सीरियसली, तो मुझे वो बिल्कुल आसान था मेरे लिए। और जब मुझे लगा कि काफ़ी मसाला हो गया है तो मुझे लगा कि एक किताब लिख देना चाहिए, तो मैंने किताब लिख दिया। तो किताब लिखने में मैंने कोई मेहनत ऐसा सच नहीं की है, और बड़े आराम से, मतलब चूंकि मुझे पता था तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा रेफर भी नहीं करना पड़ा। सिर्फ वो कि एग्जैक्ट क्या वर्ड था उसके लिए मैंने गूगल कर लिया, और किसी रिलायबल अखबार का या किसी रिलायबल चैनल का वाला मैंने कोट किया है, जहां भी कोट किया है। जाहिर है मैंने उनको क्रेडिट नहीं दिया है, क्योंकि वो कॉमन है, पब्लिक डोमेन में है ही ऑलरेडी, तो मैंने किसी को क्रेडिट नहीं दिया है। लेकिन वो सब मुझे इंटरनेट पे मिल गया, जो भी मैंने किताब में लिखा है वो सब इंटरनेट में है। अगर किसी को कहीं डाउट है तो उसी लाइन को गूगल कर ले, वही इंटरनेट पे मिल जाएगा कहाँ से आया। और मैंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा या इलेक्शन कमीशन ने ये कहा, तो उसको आप गूगल कर लीजिए, वो मिल जाएगा, और पता चल जाएगा कि वो कितनी तारीख को कहाँ कहा, किस अखबार में छपा। तो इसलिए मेरे लिए ये कोई मुश्किल नहीं था, और मैं इसीलिए लिख पाया कि मैं बहुत आराम से फॉलो कर रहा था, बहुत सीरियसली फॉलो कर रहा था, तो मुझे सब बहुत आसानी से याद था। नहीं सर, बिल्कुल जिस तरीके से आपने सिस्टम की परतें उधेड़ी हैं वो वाकई में काबिल तारीफ है। अब ये लोगों का नजरिया है कि वो इसे एक्सेप्ट करे या ना करे। किसी नई पुस्तक पर काम कर रहे हैं? पुस्तक पे काम मैं सच नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं मतलब अब मैं एज प्रोफेशन या मैं मेरे ब्रेड एंड बटर के लिए मैं ट्रांसलेशन करता रहा था, तो ट्रांसलेशन का काम अब खत्म हो गया है। अब ट्रांसलेशन मशीन से हो जाता है, तो मेरे पास ट्रांसलेशन का काम बिल्कुल नहीं आता है। मैं बाय एंड लार्ज फ्री हूँ, मेरे पास कोई काम नहीं है, और अब रिटायरमेंट के एज में पहुँच गया हूँ, तो कोई नया काम करना, कुछ नया शुरू करने का भी नहीं है। लेकिन किताब लिखने का आइडिया मुझे उसी से आया, मुझे लगा कि इस किताब की ज़रूरत है और इसको एक साथ होना चाहिए। तो मैंने पत्रकारिता पे इसीलिए किताब लिखी थी कि मुझे लगा कि जर्नलिज्म एज कैरियर, एज प्रोफेशन ठीक नहीं है। तो मैंने कहा कि मुझे, मेरा काम है कि मैंने जो फील किया वो मैं लोगों को बता दूं, तो मैंने सबसे पहले पत्रकारिता पे किताब लिखी। फिर दूसरे नंबर पे मुझे लगा कि ये जब जीएसटी आया तो मुझे लगा कि ये तो प्रोफेशन कर ही नहीं पाएंगे। जैसे मैंने नौकरी छोड़कर, जनसत्ता की नौकरी में था, मैं वीआरएस लेकर के, मैंने 2002 में वीआरएस ले लिया था, तब मैं 37-38 साल का था, और तब मैंने वीआरएस ले लिया था। मैं फुल टाइम ट्रांसलेशन करता हूँ, और मुझे लगा कि जनसत्ता में अगर डेस्क पे काम कर रहे थे तो मैं क्लर्क की तरह काम कर रहा था, जर्नलिज्म कम कर रहा था, तो क्लर्क की तरह मुझे ट्रांसलेशन करने में मजा आता था, मुझे इंटरेस्ट था, तो मैंने वो छोड़ करके ट्रांसलेशन करना शुरू किया, और मेरा अच्छा चलता रहा, मुझे नौकरी करने की जरूरत नहीं रही, मेरा काम उसी से चल गया। लेकिन मैंने सोचा था कि मैं इसको खूब बड़े स्केल पे करूंगा और खूब पैसे कमाऊंगा, खूब लोगों को नौकरी दूंगा एंड ऑल दैट। मैंने हिंदी जर्नलिज्म में बहुत लोग नौकरी के लिए परेशान रहते हैं, तो मुझे लगा था कि मैं वो सब करूंगा, लेकिन वो हो नहीं पाया। और वो इसलिए नहीं, वो तमाम उसकी दिक्कत है। उसमें सबसे बड़ी दिक्कत है कि इंडिया में आप बिजनेस करना चाहें तो आपको सबको कमीशन देना होता है, सेटिंग गेटिंग करनी पड़ती है। तो जो काम मैं कर रहा था, या बीइंग अ जर्नलिस्ट, मेरे साथ वो नहीं था कि मुझे थाने में पैसा देना है। मेरा काम ऐसा नहीं था, मैं घर से कर लेता था, या मैं क्या बोलते हैं ऑफिस से करता, तो मुझे थाने में पैसे देने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैं कारखाना नहीं चला रहा था, दुकान नहीं चला रहा था।
बाजार में आप दुकान चला रहे तो हिजड़ा आ जाएंगे आपसे पैसे मांगने के लिए। ये सब प्रॉब्लम है, तो किसी भी बिजनेस के लिए प्रॉब्लम है। तो मुझे ये लगा कि ज़्यादा माथापच्ची करने की जरूरत ही नहीं है और मेरा काम घर बैठ से हो जाता। तो मेरा कोई ऑफिस नहीं था, मैंने घर से काम किया, मेरा कोई एम्प्लॉय नहीं था। मैंने अपनी वाइफ के साथ मिलकर के, एक प्रोप्राइटरशिप फर्म था, मेरी वाइफ प्रोप्राइटर थी और मैं चलाता रहा और मेरा काम चलता रहा। लेकिन जब जीएसटी आया तो मुझे लगा कि ये तो काम ही नहीं करने देगा। तो मैंने ये किताब लिखी थी और मैंने ये बताया था कि उसमें जीएसटी में पहला ये रूल था कि अगर आप कंप्यूटर पे काम करते हैं तो आपको जीएसटी रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो कंप्यूटर पे मैंने लिखा था कि कंप्यूटर घर में हो, मैंने अगर बिजनेस के लिए कंप्यूटर है तो उसके लिए तो आप अलग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पैसा खर्च करना है। अगर आपके पास घर में कंप्यूटर है, उस पर कुछ आप एक्स्ट्रा काम करते हैं या उसी से अपना प्रोफेशन चला रहे हैं घर से बिना ऑफिस लिए, तो भी आपको इतना कमाना जरूरी है। एक बेयर मिनिमम तो कमाएंगे कि कंप्यूटर मेंटेन हो पाए। तो आपने कह दिया कि अगर आप कंप्यूटर पे काम करते हैं तो आपको जीएसटी रजिस्टर होना। पहले नियम था कि आप 20-25 लाख या 20-10 लाख कुछ भी एक लिमिट था, उससे कम कमाते हैं तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने की, जीएसटी या सेल्स टैक्स पहले जो कुछ भी था उसमें रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं थी। लेकिन जब जीएसटी आया तो उसमें कहा गया कि अगर आप कंप्यूटर पे काम करते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। तो मुझे लगा कि ये तो कोई काम ही नहीं कर पाएगा बिना आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने जाओ तो सब। अच्छा, उसकी भी एक कहानी है, थोड़ा लंबा हो जाएगा, मैं बता देता हूँ कि मैं जनसत्ता में नौकरी करने से आने से पहले मैं प्रिंटिंग प्रेस चलाता था जमशेदपुर में। मेरे फादर वहाँ टाटा मोटर्स में नौकरी करते थे, तो पापा को पता था कि नौकरी मिलने में कितनी दिक्कत आएगी वगैरह वगैरह। तो उन्होंने मेरे लिए एक प्रिंटिंग प्रेस खोल दिया था, और वो भी इसलिए था कि पैसे कमाने के लिए आप कुछ भी नहीं करेंगे, पढ़ने लिखने वाला काम करेंगे। तो जब मैं वो प्रेस चला रहा था तो नया शुरू किया था, तो पापा भी, मैं तो बच्चा ही था, पापा भी बिजनेस में नए थे, वो नौकरी करते थे, और हमारे ग्रैंडफादर एक स्कूल के प्रिंसिपल थे। तो उन्होंने बिजनेस के बारे में उनको कुछ पता नहीं था। तो बिजनेस करने के लिए जो चाहिए उन्होंने कंपनी फॉर्म करी, और जो कुछ भी है उसका सब जो भी रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड था सब रजिस्ट्रेशन करा लिया। तो जब रिटर्न फाइल करना था, सेल्स टैक्स, उस समय सेल्स टैक्स चलता था, सेल्स टैक्स का रिटर्न फाइल करना था, तो मैं गया सेल्स टैक्स ऑफिस में। हमारे एक वकील थे, मैंने होता ही है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट अब करता है, तब सेल्स टैक्स के वकील होते थे। तो उनके साथ मैं रिटर्न फाइल करके गया, तो साहब ने सीधा कहा, जो ऑफिसर थे उस समय, कि 10,000 रुपये लगेंगे। 87-90 की बात है, 10,000 रुपये तो आपको देने हैं। अच्छा। मैंने कहा 10,000 तो मेरा टर्नओवर नहीं है, 10,000 का तो हमने काम नहीं किया, तो उससे हमें क्या लेना देना है, और हम क्यों माने कि आपने काम नहीं किया, कि हमारा 10,000 बनता है तभी हम आपका रिटर्न एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे। हम तो दे ही नहीं सकते, कुछ सवाल ही नहीं था। तो जाहिर है उसके बाद बात आगे बढ़ी नहीं, मैं चलाया निकल करके, और उन्होंने कहा कि आप सोच लीजिए क्या करना है आपको वगैरह वगैरह। तो बाहर आकर के मैंने वकील साहब से कहा, वकील साहब ने भी कहा कि हाँ ये तो ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं वगैरह वगैरह, जो होता है जैसा होता है। मुझे कॉलेज जाना था, कॉलेज मेरा बगल में था, और तब मैं स्कूटर से कॉलेज जाता था, स्कूटर था मेरे पास, तो मैं कॉलेज चला गया स्कूटर से, ये बोल करके कि अब आता हूँ। तो फिर वकील साहब, जज साहब, वकील साहब की मैंने बाद में बिहाइंड द सीन या ऑफ द रिकॉर्ड उनसे बात करके मुझे बताने वाले थे कि क्या बात हुई। जब मैं लौट करके आया कॉलेज से क्लास करके, तो इन्होंने जब उनसे बात करी वकील साहब से, तो बताया कि ऐसे ऐसे कॉलेज में पढ़ता है और ये वो, तो बड़ा इंप्रेस हुए कि लड़का कॉलेज में पढ़ता है, उसके फादर ने बताया होगा सब कुछ, तो बड़े इंप्रेस हुए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है, पैसे देने की जरूरत नहीं है, हो सकता है उसमें ये प्रेशर हो कि कॉलेज में पढ़ता है। तब मैं कॉलेज यूनियन में एक्टिव था काफ़ी, तो ये सब उनका प्रेशर होगा, लेकिन मुझे पता नहीं चला। उन्होंने पैसे नहीं लिए और मेरा काम कर दिया। लेकिन वो सीख मेरे दिमाग में थी कि रजिस्ट्रेशन सरकारी जरूरत नहीं हो तो कराना ही नहीं, कि जो बेयर मिनिमम 20 लाख टर्नओवर अगर है या 10 लाख टर्नओवर है, तो जब मेरा टर्नओवर 10 लाख पहुंच जाएगा तब मैं रजिस्ट्रेशन की सोचूंगा, उससे पहले नहीं कराऊंगा। तो इसीलिए मैंने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। तो बिजनेस करने के लिए ये लोगों को पता होना चाहिए कि पहले आप कैसे काम करो, जो बताया नहीं जाता है, लोग जानते नहीं हैं। तो मैं अगर किताब लिखूंगा तो ये लिखूंगा कि करियर पे कैसे होना चाहिए, और करियर अगर बनाना है तो नेचुरली पेरेंट्स गाइड करते हैं, आप जिस सोसाइटी में रहते हो, जिस काम से इंप्रेस होते हो वो करते हो। जैसे मेरे यहाँ कोई जर्नलिज्म में नहीं था और मैं जर्नलिज्म में चला आया, तो इसलिए कि मुझे लगा कि जर्नलिज्म एक अच्छा काम है, और आकर मुझे पता चला कि यहाँ तो मैं समझ रहा था कि कॉर्पोरेट की नौकरी जैसे होती है वैसे ही जर्नलिज्म की नौकरी होगी। जब मैं इंडियन एक्सप्रेस में ज्वाइन करने आया तो मुझे लग रहा था कि वैसे ही मुझे जैसे वहाँ ट्रेनीज को हॉस्टल मिलते हैं, यहाँ हॉस्टल मिलेगा, तो यहाँ कुछ था ही नहीं। और जो स्केल वगैरह है वो सब तो खैर अपने मिनिमम दिया ही जाता है, वो सब तो अपनी जगह। तो मैंने वो बताया लोगों को। तो मेरा ये कहना है कि करियर क्या हो ये आदमी को बचपन से डिसाइड करके समझ के चलना चाहिए।
पेरेंट्स गाइड करते हैं, लेकिन पेरेंट्स भी कई बार नहीं जानते। जैसे मैंने सब सोच समझ करके शुरू किया कि मैं ट्रांसलेशन करूंगा, लेकिन 25 साल नहीं कर पाया। और करियर आदमी का 35 साल से ज़्यादा का होता है। तो अगर 25 साल के बाद ट्रांसलेशन मशीन से होने लगा और मेरा काम खत्म हो गया, तो आप कौन सा काम शुरू करेंगे, क्या शुरू करेंगे, ये बहुत सोच समझ के करना चाहिए। और काम आप वही करेंगे जो पढ़ेंगे। तो पढ़ाई बचपन से आपका क्या है, कहा जाता है कि जिसको बच्चे को जो शौक है वो करने दो, ठीक है, वो भी करना चाहिए, लेकिन वो फॉर इनकम या फॉर ब्रेड एंड बटर अगर होगा तो आपके लिए मुश्किल हो सकती है, क्योंकि बीच में ही बंद हो जाएगा। बहुत सारे करियर 10-5 साल में खत्म हो जाते हैं, जैसे स्पोर्ट्स का करियर है, फिल्म का करियर है, ज़्यादातर लोगों का खत्म हो जाता है। तो वो करना है कि नहीं करना है, ये सोच समझ के करना चाहिए। तो मैं नेक्स्ट किताब करियर पे लिखना चाहता हूँ, या लिख रहा हूँ, काफ़ी कुछ लिख रखा है, तो देखता हूँ नेक्स्ट किताब। नहीं, बिल्कुल सर, मुझे बिल्कुल इंतजार रहेगा इस पुस्तक का, जल्दी ये पुस्तक आए और हम फिर से इस विषय पर एक पॉडकास्ट जरूर रिकॉर्ड करें। धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो ये थे संजय सर। अगर आप ईवीएम को करीब से जानना चाहते हैं, और मेरा ऐसा मानना है कि एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपको ईवीएम के बारे में पता होना चाहिए, इस पुस्तक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां जाइए और परचेज कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई पुस्तक के साथ, एक नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।